दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना का जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहां के कट्टरपंथियों और दंगाइयों के हौसले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये वही दंगाई हैं, वही कट्टरपंथी हैं जो बांग्लादेश में शरिया कानून चाहते हैं। और अब बांग्लादेश की आर्मी चीफ का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस सत्ता संभालने के बाद ना तो देश में स्थिरता ला पाए और ना ही शांति कायम कर पाए और ना ही आम जनता की कसौटी पर ओखरे उतर पा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर समझें तो हर मोर्चे पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और नजर क्यों ना आए? क्योंकि जिसकी नींव ही हिंसा, दंगा और उपद्रव के फलस्वरूप पड़ी हो, जिस देश की सरकार ही कट्टरपंथियों और दंगाइयों के भरोसे चल रही हो, समर्थन पर चल रही हो, उस देश में शांति और स्थिरता भला कैसे कायम हो सकती है? लेकिन अब एक बार फिर बांग्लादेश में बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसका सबसे बड़ा सबूत वीडियो के आखिरी में हम आपको देने वाले हैं। मगर बांग्लादेश में क्या भूचाल आने वाला है, उसे सुनने से पहले, उसे जानने से पहले पीएम मोदी का ये 9 मिनट का भाषण जो उन्होंने बांग्लादेश में दिया, उसे पूरा जरूर सुनिए। और मैं अभी चीन गया था तो वहाँ के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे कि मोदी जी आपका तो 125 करोड़ का देश है, आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया में। किसी को ये लगता होगा कि उस समय मोदी को क्या लगा होगा। मैं दिल से कहता हूं, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और आनंद इस बात का था कि हम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की रेखा में जीने वाले लोग हैं, वहां हमारा एक साथी, मेरा पड़ोसी, ये इतना बड़ा पराक्रम करें तो हमें आनंद आना बड़ा स्वाभाविक है। सूरज पहले यहां निकलता है, लेकिन बाद में किरणें हमारे यहां भी तो पहुंचती है। और इसलिए यहां जितना विकास होगा, जितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, वो रोशनी हम तक आने ही वाली है, ये मुझे पूरा भरोसा है। ये बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब बांग्लादेश आता है ना, तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश के लिए। जिस बांग्लादेश के सपनों को मेरे देश के जवानों ने खून से सींचा हो, उस बांग्लादेश की तरक्की हम लोगों के लिए इससे बड़े कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता। आज वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। कोई एक कालखंड था जब विस्तारवाद देशों की शक्ति की पहचान माना जाता था। कौन कितना फैलता है, कौन कहां कहां पहुंचता है, कौन कितना सितम और जुल्म कर सकता है, उसके आधार पर दुनिया की ताकतें नापी जाती थी। आज वक्त बदल चुका है। इस युग में, इस समय विस्तारवाद को कोई स्थान नहीं है। आज दुनिया को विकासवाद चाहिए, विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का युग है। और यही मूलभूत चिंतन है। बहुत कम लोग इस बात का मूल्यांकन कर पाए हैं
कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, क्या ये सिर्फ जमीन विवाद का समझौता हुआ है? अगर किसी को ये लगता है कि 2-4 किलोमीटर जमीन इधर गई और 2-4 किलोमीटर जमीन उधर गई, ये वो समझौता नहीं है। ये समझौता दिलों को जोड़ने वाला समझौता है। दुनिया में सारे युद्ध जमीन के लिए हुए हैं और ये एक देश है, बांग्लादेश भी गर्व करता है। मुझे आज आपके टूरिज्म मिनिस्टर मिले थे, वो कह रहे थे हम बुद्धिस्ट सर्किट शुरू करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए। भारत भी, बुद्ध के बिना भारत अधूरा है और जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए दुनिया जमीन के लिए लड़ती हो, मरती हो, लेकिन हम दो देश हैं जो जमीन को ही हमारे संबंधों का सेतु बना करके खड़ा कर देते हैं। मैंने आज यहां एक अखबार में यहां के किसी राइटर ने लिखा था, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं लेकिन हेडलाइन पढ़ी। उन्होंने बांग्लादेश और भारत की जमीन की समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना के साथ तुलना की है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी सोच के साथ उन्होंने रखा है। यही घटना दुनिया के किसी पूरे भूभाग में होता तो विश्व में बड़ी चर्चा हो जाती, पता नहीं नोबेल प्राइज देने के लिए रास्ते खोले जाते। हमें कोई नहीं पूछेगा क्योंकि हम गरीब देश के लोग हैं। लेकिन गरीब होने के बाद भी अगर हम मिलके चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, अपने सपनों को संजोने के लिए कोशिश करते रहेंगे, दुनिया हमें स्वीकार करे या न करे, दुनिया को इस बात को मानना पड़ेगा कि यही लोग हैं जो अपने बलबूते पर दुनिया में अपना रास्ता खोजते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ते पर चल पड़ते हैं। कभी कभार सीमा पर कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि दोनों तरफ तनाव हो जाता है। किसी भी निर्दोष की मौत हर किसी के लिए पीड़ादायक होती है। गोली यहां से चली या वहां से चली उसका महत्व नहीं है, मरने वाला गरीब होता है, इंसान होता है। और इसलिए हमारी सीमा पर ऐसी वारदात न हो और उसके कारण हमारे बीच तनाव पैदा करना चाहने वाले तत्वों को ताकत न मिले, ये हम दोनों देशों की जिम्मेवारी और हम निभाते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज इंटरनेट रिवॉल्यूशन का कालखंड है, वक्त बदल चुका है, लेकिन यूएन वही का वही है। आज भी यूएन पिछली शताब्दी के कानून से चलता है, शताब्दी बदल चुकी, यूएन नहीं बदला है। हम जो गरीब देश हैं उन्होंने मिल बैठ करके यूनाइटेड नेशन भी अपनी 70वीं सालगिरह मनाते समय विश्व को नए नजरिए से देखे। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, भारत बांग्लादेश जैसे गरीबी से लड़ रहे देश, सार्क के देश जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की ओर विश्व ध्यान दे। और इसलिए ऐसे सभी देशों ने मिलकर के हमारे दुनिया को युद्ध होता है तो कैसे काम करना ये तो आता है, सीमा पर लड़ाई कैसे होगी, सेना क्या करेगी, वायुसेना क्या करेगी, सब आता है। लेकिन टेररिज्म से कैसे निपटना अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि रास्ते क्या हो।
और यूएन भी गाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मैं शेख हसीना जी को अभिनंदन करता हूं जो हिम्मत के साथ ये कहें कि टेररिज्म के साथ मेरा जीरो टॉलरेंस है। टेररिज्म इसको कोई सीमा नहीं है, कोई भूभाग नहीं है। भारत तो पिछले 40 साल से उसके कारण परेशान है। कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितना रक्त बह रहा है। और टेररिज्म के जुड़े हुए लोग क्या पाया उन्होंने, क्या दिया दुनिया को उन्होंने। और इसलिए टेररिज्म का रूप ऐसा है जिसे कोई सीमाएं नहीं है, कोई भूभाग नहीं है, न उसके कोई आदर्श है, न कोई मूल्य है, न कोई संस्कृति है, न कोई परंपरा है। अगर है तो उनका एक ही इरादा है और वो है मानवता की दुश्मनी। टेररिज्म वो मानवता का दुश्मन है। और इसलिए हम किसी भी पंथ संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी पूजा पद्धति में क्यों न मानते हो, हम पूजा पद्धति में विश्वास करते हो या न करते हो, हम ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ ये जो लड़ाई चली है, मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सभी देशों को एक होना बहुत अनिवार्य हुआ है। और हम इस आतंकवाद, आतंकवादी मानसिकता, इसको आइसोलेट करें, उसको निहत्थे करें और मानवता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। और इस काम में बांग्लादेश की सरकार ने जीरो टॉलरेंस ये जो संकल्प किया है, मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में फिर से कौन सा नया भूचाल आने वाला है। तो आपको बता दें कि खबरों की माने तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में सेना उतर चुकी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तख्तापलट होने वाला है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि इस बार बांग्लादेश में तख्तापलट की पूरी जिम्मेदारी वहां की आर्मी चीफ ने उठा ली है और इसके नतीजे ज्यादा दूर नहीं है, बस अगले कुछ ही महीनों में दिखने भी शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक आतंकी अगले महीने एक बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए मुझे सड़कों पर सेना उतारनी होगी और इसको लेकर वकारुज्जमान ने सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। और उनके इसी बयान को सुनने के बाद हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट होने वाला है। लोगों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के तख्तापलट के दौरान जो कट्टरपंथी दंगाई सड़कों पर दंगा करने उतरेंगे, उन्हें रोकने के लिए पहले से ही सेना तैनात है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में मुझे सड़कों पर सेना उतारनी पड़ रही है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के चलते पिछले 7 महीनों में वहां की बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब लोग बेरोजगार होंगे और पैसे नहीं होंगे, खाने पीने की दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां की आवाम भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। ऐसे में इन सभी बातों को देखने के बाद लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आपको बता दें कि वकारुज्जमान ने कहा कि फैसले का वक्त आ गया है और उनके इसी बयान पर यह सवाल भी उठ रहा है कि कैसा फैसला, आखिर किस फैसले का वक्त आ गया है। टीवी चैनल जी न्यूज की माने तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका को पिछले कुछ दिनों से सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और फौजियों ने सड़क के किनारे अपनी चौकियां भी बना ली है। हालांकि वहां के आर्मी चीफ का कहना है कि बांग्लादेश में आतंकी हमला हो सकता है और उसी को नजर में रखते हुए मैंने ऐसा फैसला लिया है। मगर इसी बीच खबर आ रही है कि घबराए हुए मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, मगर पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर